सभी ट्रेनिंग्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे 2 रिव्यू के वीडियो डले हुए हैं और उनसे अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चे हमारे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और हम आपके लिए आज मंडे को जो शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 शिफ्ट हुई थी। इन तीनों शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन बच्चों के द्वारा रिव्यू में दिए गए थे, बताए गए थे, वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सी एक क्रमवार संख्या है। अब यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर पूछा गया है। जिन जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा था वो मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑर्डिनल नंबर मतलब कमेंट में करके बताएंगे कि ऑर्डिनल नंबर होता क्या है ना। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे, जैसे हो गया फर्स्ट, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉर्डिनल नंबर। तो हम कॉर्डिनल नंबर के बारे में भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कॉर्डिनल नंबर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 4, और इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4, इस प्रकार से। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बार बार पूछा जा रहा है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जब मैंने एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास पढ़ाई थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पढ़ के जाना इनको अच्छे से, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और वो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्कशीट का हिस्सा है। अब वर्कशीट देखो, जब भी हम एमएस ऑफिस में एक्सेल को खोलते हैं तो एक वर्कशीट होती है और एक वर्कशीट में क्या होती है, सॉरी, एक वर्कबुक होती है और उस वर्कबुक में क्या होती हैं, वर्कशीट होती हैं। तो यहाँ पर हिस्सा पूछा गया था किसका, वर्कशीट का। तो वर्कशीट काय का हिस्सा है, वर्कबुक का हिस्सा है, वर्कबुक का हिस्सा है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक वर्कबुक, जैसे वर्कबुक रहती है तो वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीटें होती हैं, तो हमारी बाय डिफॉल्ट वर्कशीटें होती हैं 3। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए, कल के एग्जाम में। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये मैं रिव्यू वाले में एक बार करा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार लेके आ जाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है हमारा रिव्यू वाला वीडियो ना देखा हो, तो इस वीडियो से वो देख के आंसर इसका सही लगा के आ सकते हैं यदि आता है तो। ऐसे यहाँ पर ALU का पूछा है कि ALU ऑपरेशन करता है। तो ALU क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। ये मैं उस दिन उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिन जिन ने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है। तो ये क्या करता है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। आगे चलते हैं, फायरवॉल के बारे में पूछा था। अब ये फायरवॉल का शायद पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे, आने वाले एग्जाम, मतलब हो सकता है कल के एग्जाम में या परसों के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फायरवॉल क्या होती है, देखो, जैसे कि एक घर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन दीवार बनाते हैं। जैसे कोई कमरा है और कमरा को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई बाहर से झांके ना या कुछ भी ना करे, तो उसके लिए क्या है, हम एक दीवार खड़ी करते हैं। ऐसे ही ये फायरवॉल जो है वो भी क्या है, एक दीवार की तरह कार्य करती है। जब भी हम इंटरनेट वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें जो वायरस वगैरह आते हैं उन सभी को क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है और उनको हटाने की प्रयास करती है, कोशिश करती है, हटा देती है। तो इसी का हमने पूछा था कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल क्या है, एक प्रोटेक्शन शील्ड है। ये ऑप्शन में शायद आपको देखने को मिला होगा ये, और हिंदी में भी शायद ये आया होगा।
तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अपन प्रोटेक्शन शील्ड। ये फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। हो सकता है बच्चे हमको नहीं दिए होंगे रिव्यू में क्वेश्चन, इसलिए ये अभी तक सामने नहीं आया था। अब इस बार बच्चों ने बताया है, तो ये आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फायरवॉल वाला, बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ना, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन शील्ड। नेक्स्ट है एटीएम का उपयोग करने के दौरान डैश डैश डालकर ऑथेंटिकेशन कस्टमर द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर एटीएम के बारे में पूछा गया है कि हम क्या क्या डालते हैं जिससे ऑथेंटिकेशन कस्टमर द्वारा प्रदान किया जाता है ना। जब हम एटीएम पे जाते हैं, एटीएम पे जाने के बाद हमको पैसे निकालने रहते हैं, तो हम ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, सभी को पता होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पिन का यूज करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि जो एटीएम रहता है उसका जो पिन रहता है उनके अंकों की संख्या कितनी होती है। तो उनके अंकों की संख्या हमारी कितनी होती है, 4 होती है। तो हमारा जो पिन रहता है एटीएम का, उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन शायद मैं जो फर्स्ट क्लास लेके आया था रिव्यू की, उसमें भी मैं करा चुका हूँ। एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को लेके आया हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखना ताकि कोई गलती ना हो इसमें। हाँ, इसको हिंदी में, इसका हिंदी नाम दिया जाता है कभी कभी पेपर में, तो इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो आप अच्छे से याद रखेंगे इसका नाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन है, अब यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं, सर्च इंजन कई प्रकार के होते हैं। तो आपको एक बार यूट्यूब उसमें क्रोम में जाएंगे, क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आप क्या है सर्च कर सकते हैं। तो ताकि क्या है कभी क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है तो आपसे बन जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है गूगल हो गया, गूगल के बाद हो गया MSN हो गया, फिर उसके बाद हो गया अपना याहू हो गया, याहू के बाद यहाँ पर दिया उन्होंने ऑप्शन सभी। तो बच्चों को अधिकतर क्या है, या तो याहू के बारे में पता होता है या फिर गूगल के बारे में पता होता है। बाकी ये देखो एक नया सर्च इंजन बच्चों के सामने आ गया है, तो बच्चे इसमें क्या है कंफ्यूज हो गए हैं, गलत कर दिए हैं आंसर। तो आप लोगों को याद रखना, कुछ ब्राउजर्स, कुछ इंजन्स के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है कि जितने मैं ब्राउजर्स बता रहा हूँ आप लोगों को, वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ये थोड़े IMP हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सर्च इंजन है, तो हमारा गूगल भी क्या है, एक सर्च इंजन है। MSN भी हमारा एक सर्च इंजन है, और याहू भी क्या है यहाँ पर हमारा एक सर्च इंजन है। इसलिए इसका हमारा सही आंसर क्या था, सभी। सभी हमारा क्या था, सही आंसर था। इसके अलावा और भी ब्राउजर्स हैं जिनका हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। जैसे एक ब्राउजर हो गया हमारा बिंग, बिंग के बाद एक ब्राउजर है हमारा नेवर, नेवर के बाद एक है हमारा इंटरनेट अचीवर, इंटरनेट अचीव है। इंटरनेट अचीव के बाद एक ब्राउजर और है हमारे पास ask.com। ये तो शायद लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, एक ये वाला ब्राउजर और एक ये वाला ब्राउजर। और बाकी गूगल से तो सभी फैमिलियर हैं, याहू से फैमिलियर हैं। एक और होता है डक डक गो। तो इतने जो ब्राउजर्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं अलग से, 1 2 3 4 और 5, ये
पांचों के पांचों ब्राउजर हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। और नोट नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को रोक के और फिर इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद याद करने की कोशिश करेंगे इनको। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सीपीयू। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बच्चे जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं, सीपीयू की स्पेलिंग ही नहीं बनती है, कुछ का कुछ लगा के आ जाते हैं। तो सीपीयू की हमारी होती है फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एटीएम का प्रयोग करते समय ग्राहक द्वारा प्रमाणन करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो ग्राहक देखो जब भी एटीएम पे जाता है, अब उसको पैसे निकालने रहते हैं तो सबसे पहले एटीएम लगाएगा और एटीएम लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसको अपना पिन दर्ज करना पड़ेगा, तभी ना अपना प्रमाणन हो पाएगा वहां पे। और उसके माध्यम से फिर हम क्या निकाल सकते हैं? अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा पिन। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? पिन। हम 4 अंकों का पिन दर्ज करते हैं, तब वो क्या है? चेक करता है और चेक करने के बाद हमारे पैसे निकाल लेता है, यदि पासवर्ड हमारा सही होता है तो। पिन या उसको हम क्या बोलते हैं? पासवर्ड बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हूं और बोला भी था मैं कि ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन आ भी गया है। 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जैसे पूछा गया है यहाँ पर एक्सेल में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का निम्न में से कौन सा सेल एड्रेस है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा रहा है बार बार। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूं कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3 हो गया हमारा, और 4, A B C D। यहाँ पे 1 2 3 4, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रो ले रहे हैं। ये हमारी रो हो जाएंगी, ठीक है। ये 1 2nd 3rd 4th रो। अब उनने क्या पूछा है यहाँ पर? क्वेश्चन देखते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी ये क्या है? थर्ड रो है, और ये क्या है हमारा? कॉलम फर्स्ट। ये कॉलम कौन सा है? सेकंड। ये कॉलम कौन सा है? थर्ड। और ये है फोर्थ। ऐसे ही और भी कॉलम होते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि थर्ड रो मतलब ये वाली रो हमारी ये, और पूछा गया था फर्स्ट कॉलम तो ये वाला कॉलम, और ये वाले सेल की बात की गई थी। इसका एड्रेस पूछा गया था। इसका एड्रेस क्या होता है? तो इसका एड्रेस होता है हमारा A3। क्या एड्रेस होता है हमारा? इसका A3 एड्रेस हो जाएगा। पहले हम कॉलम वाली वैल्यू को लेंगे और फिर रो वाली वैल्यू को लेंगे, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। ऐसे यदि हमको निकालना है थर्ड कॉलम, जैसे हमने ले लिया थर्ड कॉलम और सेकंड रो, ठीक है। ये हमारी रो हो गई है और ये हमारा कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम। यदि इसका हमको निकालना है तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये सी वाले कॉलम की बात हो रही है। फिर यहाँ पर दिया है सेकंड रो, तो रो हमारी कौन सी है? ये वाली है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? सेल, ये सेल एड्रेस ये वाला हो जाएगा, मतलब सी और 2 रो। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका C2। मैंने निकाल के आप लोगों को बता दिए हैं ताकि यदि क्वेश्चन चेंज होके भी आता है तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, आपका 2 नंबर कटना नहीं चाहिए। आप इसी प्रकार से सभी निकाल सकते हैं। सभी सेल, जितने भी सेल यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, इनका निकाल के देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिए। यदि आप उसमें कुछ गलती करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि इसमें आपने क्या गलती की है, तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है लैन की भौगोलिक स्थिति कितनी होती है। अब यहाँ पर पूछा है जब भी हम लैन कनेक्शन करते हैं
तब उसकी अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा जो लैन है, लैन नेटवर्क इसका नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने आप लोगों को बताया है लैन से क्वेश्चन आएगा, लैन, मैन या वैन से। अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे इसको, कुछ ना कुछ वो पूछ सकता है इसका। जैसे उनने पूछ ली भौगोलिक स्थिति, तो ये हमारा होता है 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक का। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हो सकता है इसके बाद वो अगली बार मैन का पूछ ले। तो मैन का भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैन की होती है हमारी 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। इसके बाद बैन, बैन तो आप सभी समझते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये हमारा पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इसकी दूरी हो जाती है हमारी 1 लाख किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा दूरी किसकी होती है, हमारी बैन नेटवर्क की होती है। उससे कम होती है हमारी मैन की, और मैन से भी कम होती है हमारे कौन से नेटवर्क की, लैन नेटवर्क की। ये आप दूरियां याद रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है कल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम। जितना मैंने लिखवा दिया है इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, आप लोगों को जानकारी देते रहें। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, सीता गा रही है, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन आ गया। ये बार बार पूछा जा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस 2-3 बार देखा गया है ये एग्जाम में। सीता गाना गा रही है, इसको हिंदी में हम इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना है, तो इसका हो जाएगा हमारा सीता इज सिंगिंग। सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पूरे टेंस वगैरह तो मैं रिव्यू में आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। यदि आप टेंस पे एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं टेंस सारे के सारे टेंस आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। मोजिला फायरफॉक्स है, अब यहाँ पर मोजिला के बारे में तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फायरफॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। तो ये होता है हमारा क्या, वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है ये हमारा वेब ब्राउजर होता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ब्राउजर से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है बार बार, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा जितने भी इंपोर्टेंट ब्राउजर हैं वो सभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे कि हमारा एक हो गया ओपेरा, ओपेरा के बाद हो गया सफारी, सफारी के बाद हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट, एज, ठीक है दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज के बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके बाद आता है हमारा, बहुत से बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, मोबाइलों में अधिकतर रहता है, यूसी ब्राउजर हो गया। यूसी ब्राउजर के बाद हो गया हमारा मॉसिक, मॉसिक ब्राउजर भी होता है एक। मॉसिक ब्राउजर के बाद होता है हमारा एक नेटस्केप, नेटस्केप नेविगेटर। ये जितने भी मैंने आप लोगों को ब्राउजर बताए हुए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद एक ब्राउजर और याद आ रहा है मुझे, ब्राउजर का नाम ये हमारा एन है, नेविगेटर है। क्रोमियम एक ब्राउजर और है, क्रोमियम। ये सारे के सारे ब्राउजर जितने मैं आप लोगों को लिखवा दिया हूं यहाँ पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप सारे के सारे ब्राउजर वीडियो को रोककर 2 मिनट अच्छे से देख लेंगे, ताकि हो सकता है कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। देखते हैं अगला है कंट्रोल सी। अब ये
कट कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से याद करके जाइए, पढ़ के जाइए। तो कंट्रोल सी से क्या करते हैं हम, कोई भी टेक्स्ट रहता है, ठीक है, तो उस टेक्स्ट की क्या बनाते हैं, प्रतिलिपि, है ना। प्रतिलिपि मतलब उसकी कॉपी बनाना है। जैसे कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास में, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यदि हम उसको चाहते हैं कहीं दूसरी जगह पेस्ट, तो उसको पेस्ट कर देंगे, तो जो भी हमने कॉपी किया है वो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कंट्रोल सी क्या है। तो कंट्रोल सी क्या करता है, चयनित टेक्स्ट को, चयनित टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाता है, ठीक है। यदि पूछेंगे कंट्रोल वी CTRL प्लस वी, तो ये क्या करता है, चयनित टेक्स्ट की प्रतिलिपि को क्या करता है, पेस्ट करता है। पेस्ट करता है मतलब चिपकाता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट करना, मतलब वहां पर उसको चिपका दिया गया है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल CTRL, तो CTRL प्लस A, ये क्वेश्चन जितने के जितने मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये IMP हैं, हर बार एग्जाम में आ रहे हैं, इनको मोस्ट IMP लगा लो, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस A से क्या होगा, हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दिख रहा है सामने पेज पे, यदि हम पूरा का पूरा उसको क्या करना चाहते हैं, एक साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल A का यूज करते हैं। उसके बाद आता है CTRL प्लस X। अब जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्ट किया है, और उसको हम क्या करना चाहते हैं, एक साथ में हटाना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, उसको कंट्रोल प्लस X कर देंगे, तो वो हमारा क्या है, जितना भी सिलेक्ट डेटा है हट जाएगा। इसके बाद एक और आता है कंट्रोल CTRL प्लस P। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, उसको हमको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्टकट की का, कंट्रोल P का, ठीक है। इतने क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस पूछा है। तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस, वैसे तो अधिकतर बच्चे जानते हैं बेसिकली क्या क्या आउटपुट डिवाइस होते हैं। देखिए समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस दिया है, तो कीबोर्ड के माध्यम से क्या है, हम टेक्स्ट को इनपुट कराते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, ये भी गेमिंग वगैरह खेलने के काम आता है। फिर उसके बाद हो गया हमारा स्कैनर। स्कैनर से देखो हम कोई भी जो इमेज रहती है उसको स्कैन करके अपने सिस्टम पे पहुंचाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी। अब ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर का काम क्या होता है, हमारी जो भी सॉफ्ट कॉपी रहती है उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, इसलिए प्रिंटर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अगला दिया है कौन सी एक बाहरी मेमोरी नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी नहीं है, इसमें से मेमोरी की बात हो रही है। तो मेमोरी देखते हैं, देखो जैसे पेन ड्राइव हो गई, तो पेन ड्राइव हम क्या है, बाहर से लगाते हैं। फिर डीवीडी है, तो डीवीडी भी क्या हो गई, हम एक्सटर्नल डिवाइस हो जाएगी हमारी। इसको भी हम, जैसे सीडी हो गई, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक एक्सटर्नल डिवाइस हो जाएगी, बाहरी मेमोरी हो जाएगी। जॉयस्टिक क्या है, ये इनपुट, अभी अपन ने देखा था, ये क्या थी, एक इनपुट डिवाइस है, ये किसी प्रकार की मेमोरी नहीं है। क्या नहीं है, मेमोरी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जॉयस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्कशीट का भाग है। अब ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर फिर से वर्कशीट का भाग पूछ लिया गया है। तो वर्कशीट का भाग क्या होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर वर्कशीट का भाग पूछा है, तो वर्कशीट का भाग हो जाएगा हमारा MS एक्सेल। जो वर्कशीट का भाग है वो कहाँ रहता है, हमारा एक्सेल में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला दिया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फिर दिया है दूसरा MS एक्सेस, फिर दिया है डेस्कटॉप, और फिर दिया है MS वर्ड। तो वर्ड क्या है, MS वर्ड जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब डेस्कटॉप है, ये तो हो ही नहीं सकता है। MS एक्सेस है जिसमें हम किसका क्या बनाते हैं, डेटाबेस तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद दिया है हमारा MS विंडोज। यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर A, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखना। ये हो सकता है कि कल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए ये कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या था, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था। जैसे सभी लोग जानते हैं विंडोज 98 हो गया, विंडोज 2000 हो गया, 2005 हो गया, ये सभी जैसे 2010 हो गया, 2008 हो गया, ये सभी क्या हैं, विंडोज के वर्जन्स हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। मैं पिछले वीडियो में शायद अच्छे से समझाया हुआ हूँ सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है ATM का विस्तारक रूप क्या है। तो लगभग सभी को याद हो गया होगा, 3-4 बार ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। इसका हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया था और सेंटेंस को क्या करना था, हमको जमाना था। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें गलती किए हुए हैं। बच्चों ने हमको बताया कि सर इसका हमने ये करके आए हैं, ये करके आए हैं, तो ध्यान नहीं दिए हैं बच्चे। मैं पिछली बार शायद वीडियो में समझाया भी था। यहाँ पे देखो क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनेगा। बच्चे क्या लगा के आ गए थे, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ था, नाउ यू आर कमिंग। इस सेंटेंस पे बच्चे टिक करके आ गए थे। ये सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस हिसाब से हमारा इसका सही सेंटेंस हो जाएगा आर यू कमिंग नाउ। ठीक है, अब अच्छे से आप याद रखेंगे इसको। हो सकता है कल आपको देखने को मिलेगा ये एग्जाम में। यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरे टाइप से आएगा, लेकिन आपको याद रखना है, यदि क्वेश्चन मार्क लगा है तब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर देखो पूछा है कौन सा स्वर है। अब यहाँ पर स्वर पूछ लिया है, तो आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। 5 स्वर के मैं नाम भी आप लोगों को लिख के बताया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ए ई आई ओ यू, ये पांचों हमारे क्या हैं, स्वर हैं। और इन 5 को छोड़ के बाकी जो हमारे बचे हुए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर नहीं है तो वहां पर क्या हो, ये अपने बाकी स्वर ले लेंगे 3 ऑप्शन में, जैसे ए ई और यू, और बाकी दूसरा क्या दे देंगे, कॉन्सोनेंट दे देंगे, व्यंजन दे देंगे, और पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमारा ये सही आंसर कहलाएगा इसका। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो देखो स्वर है तो आपको ये 5 बस याद रखने हैं, पूरे के पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सोनेंट भी याद करने। वैसे तो सभी को याद होंगे ABCD, अभी इतने छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं है आप लोग। तो जैसे यहाँ पर दिया है PST और फिर दिया है I, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो यहाँ पर हमारा स्वर कौन सा हो जाएगा, I हमारा क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लगता है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया था CASH का सही उच्चारण है। अब यहाँ पर हिंदी में उच्चारण करने के लिए वो पूछा था कि CASH का उच्चारण है, तो यहाँ पर इसका सही उच्चारण होता है हमारा कैश। ठीक है, इसमें समझाने लायक कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं उसका। यदि अब आता है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद देखते हैं हम अगला, जैसे यहाँ पर दिया है ही इज ब्लैंक ऑनरेबल पर्सन। अब यहाँ पर देखो, जब आर्टिकल की बात आती है तो आर्टिकल में क्या रहता है, कोई जब स्वर अपन बोलते हैं तो स्वर निकलता है ना, स्वर, तब वहां पर किसका यूज करते हैं अपन, एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं अपन, तो क्या पढ़ रहे हैं, ऑनरेबल पढ़ रहे हैं, तो आ क्या है, स्वर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे अपन, जैसे एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल में भी देखो आ का स्वर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एन एप्पल हो जाएगा। इसके बाद और देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अवर, HOUR, अब अवर में भी देखो इसको क्या पढ़ते हैं अपन, अवर पढ़ते हैं, तो आ का स्वर निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एन अवर हो जाएगा। तो आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो ये आपको अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब संचार का माध्यम नहीं है, ये तो सभी से बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज में नहीं बनते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि संचार का माध्यम नहीं है, देखो SMS है, SMS के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से संचार कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है ईमेल, तो ईमेल के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से संचार कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है बस, बस मतलब जो अपनी, जिससे अपन सवारी करते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं, जिससे ट्रेवल करते हैं, वो हमारी बस है। और फिर उसके बाद दिया है मोबाइल, तो मोबाइल से भी हम क्या है, कॉल पे बात करते हैं, इससे भी, ये भी क्या है, हमारा संचार का माध्यम है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, क्योंकि बस हमारा कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, संचार का साधन ये नहीं है, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है CV का पूर्ण रूप है, तो ये भाई क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी क्लास में कि CV से क्वेश्चन आएगा 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 और आता ही है हर बार। इसका फुल फॉर्म आप याद रख लो, इसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाइटी, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये आप अच्छे से स्पेलिंग याद रखना, बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं रहती है, गलतियां कर देते हैं इसमें, स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखेंगे, इसकी भूलना नहीं है। इसको अपन दूसरे रूप में किसके रूप में जानते हैं, रिज्यूमे के नाम से जानते हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से तैयारी करेंगे। आज ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था ISO के बारे में और OSI के बारे में, तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, तो ISO एंड OSI का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे मुझे। और इसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट रिव्यू को लेके। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।